हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बीपीएससी 3.0 के तहत दोस्तों बिहार दरोगा दोनों के आगामी देखते हुए दोस्तों आपका 6 to 8 और दोस्तों 9 to 10 और साथियों 11 12 दोस्तों सभी के लिए हम भारतीय संविधान व्यवस्था समग्र भारतीय संविधान व्यवस्था का वीडियो ला रहे हैं दोस्तों। आपको इसमें 250 क्वेश्चन दिया जाएगा दोस्तों प्रैक्टिस के तौर पर। इसके बाद एक पार्ट और आएगा 250 क्वेश्चन का दोस्तों। इसको बढ़िया से देखिएगा। इसमें लगभग आपका 40 नंबर का जो रहता है सब्जेक्टिव, उसमें आपको 30 से प्लस क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा दोस्तों बीपीएससी 3.0 में दोस्तों। चलिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है दोस्तों भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, भारत में संवैधानिक विकास की नींव किस एक्ट के तहत पड़ा दोस्तों? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पड़ा दोस्तों। किस एक्ट के तहत? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों। फिर से एक बार देखिए, भारत में संवैधानिक विकास की नींव किस एक्ट के तहत पड़ा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है? देखिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? देखिए जो सही है पहले उसको देखते हैं। इस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, सही है दोस्तों। इसके तहत कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का मान्यता मिली, ये भी सही है दोस्तों। और इसके तहत कंपनी के शासक पर इसके तहत कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ, तो ये भी सही है। आपका ए सही है, बी सही है और डी सही है दोस्तों। लेकिन यहाँ पूछा है गलत, तो गलत आपका सी है दोस्तों। देखिए सी जो है गलत है दोस्तों। इस एक्ट के द्वारा दोहरी प्रशासन की नींव नहीं पड़ी दोस्तों। ये पड़ा था आपका 1765 दोहरी शासन दोस्तों 1919 से प्रारंभ हुआ था दोस्तों, इसलिए ये आपका गलत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। देखिए कलकत्ता के एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना दोस्तों। चलिए मिलाते हैं हम लोग। कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था 1774 एक्ट के तहत, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, लेकिन स्थापना जो हुआ, स्थापना पूछा है तो 1774 एक्ट के तहत होगा दोस्तों। एक्ट ऑफ सेटलमेंट दोस्तों ये 1781 में हुआ। कब हुआ? 1781 दोस्तों, यहाँ रट जाइएगा दोस्तों। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 दोस्तों। कब है? 1784। ईसाई पादरियों की आज्ञा पत्र ईसाई पादरियों को यहाँ पे आने के लिए कब मिला दोस्तों? 1813 को। कब मिला? 1813 को दोस्तों। चलिए फिर से याद करते हैं हम लोग 4 क्वेश्चन दोस्तों। कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1774 के तहत। कब हुआ? 1774 के तहत। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत दोस्तों। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत हुआ। अब पिट्स इंडिया 1784 दोस्तों। ईसाई पादरियों के आज्ञा पत्र दोस्तों 1813 के तहत हुआ। ऑप्शन नंबर आपका ए है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला दोस्तों? ये 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दोस्तों। फिर से देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था दोस्तों? तो ये 1781 का चार्टर एक्ट था दोस्तों। किस एक्ट के तहत? 1781 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में गलत है पूछा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए गलत पूछा है, इसलिए जो सही है पहले उसको पढ़ते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया दोस्तों, सही है दोस्तों। बंगाल के गवर्नर जनरल जो होते थे उनको अब भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था चार्टर एक्ट 1833 के तहत दोस्तों। ये लाइन आपका सत्य है, वो गलत खोजना, जो सत्य है पहले उसको देख रहे हैं। फिर देखिए, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया, ये भी सही है दोस्तों। अब फिर नेक्स्ट देखिए, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन यहाँ गलत खोजना है तो गलत आपका डी है दोस्तों। इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े जिन्हें विधान पार्षद कहा गया, ये गलत है दोस्तों। 6 नहीं था,
4 था दोस्तों, इसलिए यहाँ पे ये गलत है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कौन सही सुमेलित है दोस्तों। तो विधि आयोग का गठन दोस्तों कब हुआ था? आपका 1834 में हुआ दोस्तों। कब हुआ था? विधि आयोग का गठन कब हुआ था? 1834 में दोस्तों। और दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ दोस्तों? 1843 में हुआ। कब हुआ? 1843 में। दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1843 में दोस्तों। भारत के राय सचिव की नियुक्ति कब हुआ? 1858 दोस्तों। कब हुआ? 1898 दोस्तों। उपयुक्त सभी सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? गलत खोजना दोस्तों। फिर से देखिए, भारत 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं। देखिए जो सही है पहले उसको देख लेते हैं। भारत का गवर्नर जनरल को नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था 1858 के तहत दोस्तों। किसके तहत नाम बदला गया? 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया? वायसराय दोस्तों। फिर देखिए जो गलत है उसको देख रहे हैं। फिर भारतीय मामले में ब्रिटिश संसद की सीधा नियंत्रण कर दिया दोस्तों। भारतीय मामले में ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण 1858 के तहत हो गया था दोस्तों। फिर देखिए भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी दोस्तों 1858 के तहत। लेकिन जो गलत कौन सा है? देखिए गलत आपका बी है दोस्तों, ये आपका गलत है। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, ये 1861 में किया गया था दोस्तों, इसलिए ये आपका गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसका मिलान गलत है दोस्तों? चलिए देखते हैं। गलत है तो पहले जो सही है उसको पढ़ते हैं। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ 1861 अधिनियम के द्वारा हुआ दोस्तों। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? 1861 अधिनियम के द्वारा दोस्तों। 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन 1858 अधिनियम द्वारा। 15 सदस्यीय भारत परिषद गठन 1858 का अधिनियम में हुआ दोस्तों। ये सब आपका सही पॉइंट है दोस्तों, लेकिन हमें गलत खोजना है, ये ध्यान देना है। फिर देखिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुआ? 1892 के तहत दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है। लेकिन आपका जो गलत लाइन है सी है दोस्तों। कंपनी को औपचारिक रूप से भंग 1876 में नहीं किया गया दोस्तों, ये आपका गलत है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया दोस्तों? ये बनारस के राजा थे, और पटियाला के राजा महाराजा थे, और सर दिनकर राव थे। उपयुक्त सभी होगा दोस्तों, इसमें उपयुक्त सभी होगा। फिर से देखिए 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया दोस्तों? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया दोस्तों? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। कब किया गया था दोस्तों? तो 1834 में किया गया था। लागू 35 में हुआ था दोस्तों। चलिए किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों का अलग कर दिया दोस्तों? तो 1853 के एक्ट के दोस्तों। किसके एक्ट के तहत? 1853 के तहत। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे देखना है, जो सही है पहले उसको पढ़ना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 जनवरी 1884 ईस्वी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया दोस्तों। सही बात है दोस्तों। 28 अप्रैल 1876 ये सब सही है दोस्तों। 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया दोस्तों। देखिए 1876 को बहुत इस दिया है तो बहुत बुक में 1877 भी दिया जाता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन के हिसाब से चलना है। और जो गलत है दोस्तों आपका ये गलत है, क्योंकि 1892 में अधिनियम के तहत भारतीयों के राजस्व एवं बजट पर बहस करने मत देने का अधिकार दिया गया, ये गलत है दोस्तों। इस एक्ट में नहीं दिया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जो सही है दोस्तों ये देखिए। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड मिंटो को दोस्तों। ये भी आपका लाइन सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। निम्नलिखित में से सही ढंग से मिलाइए। भारत सरकार अधिनियम 1919 दोस्तों, तो आपका हो जाएगा ये दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन दोस्तों। एक का 3 होगा दोस्तों। कहाँ पे होगा? प्रांतों में द्वैध शासन दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या है? प्रांतों में द्वैध शासन। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 देखिए, ये हो जाएगा आपका दोस्तों प्रांतीय स्वशायता दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वशायता लाया गया। और भारत माले मिंटो सुधार 1919 दोस्तों। माले मिंटो सुधार 1919 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया दोस्तों। ब्रिटिश शासन शक्ति में आया माले मिंटो सुधार 1919 के तहत दोस्तों। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत दोस्तों
सती प्रथा का अंत किया गया? सॉरी दोस्तों, देखिए, माले मिल्टू सुधार 1919 जो है ये सांप्रदायिक निर्वाचन होगा दोस्तों, ये नहीं होगा, सांप्रदायिक निर्वाचन होगा दोस्तों, सॉरी। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत दोस्तों ये आपका सती प्रथा का अंत किया गया दोस्तों। क्या किया गया? सती प्रथा को अंत किया गया दोस्तों। और भारत परिषद अधिनियम 1858 के तहत दोस्तों ब्रिटिश शासन शक्ति आया दोस्तों, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया दोस्तों। ब्रिटिश शासन जो था शक्ति में कब आया? 1858 के तहत दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 सही है दोस्तों। 15 देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये भी है दोस्तों सजाने के लिए। चलिए देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1919 के संबंध में। चलिए पढ़ते हैं। अधिनियम ने अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्तावों को हस्तांतरित करने के लिए विधान परिषद के सदस्यों का सदस्य विधान परिषद के सदस्यों को सशक्त बनाया दोस्तों, सही है। फिर नेक्स्ट देखिए, इस अधिनियम ने मुसलमानों को एक अलग निर्वाचन मंडल देकर सांप्रदायिकता का वैध बनाया, सांप्रदायिकता को वैध बनाया दोस्तों, ये भी सही है। और यह अधिनियम भारत में ब्रिटेन की सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम था दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। आपका तीनों सही है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया दोस्तों? ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे दोस्तों। कौन थे? वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय का कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? गलत पहचानना। चलिए देखते हैं, जो सत्य पहले उसको देखते हैं। इस अधिनियम ने भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की, सही है दोस्तों। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई दोस्तों, ये भी सही है। 1919 के तहत दोस्तों केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई, ये भी सही है। इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, ये गलत है दोस्तों, ये आपका गलत है। ये 1935 के अधिनियम के द्वारा हुआ था दोस्तों, इसलिए ये गलत है। फिर देखिए ये आपका सही है। इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की विस्तार किया गया दोस्तों। ए, बी और डी सही है दोस्तों, लेकिन सी आपका गलत है दोस्तों। क्वेश्चन के हिसाब से हमें गलत को चुनना था, तो गलत आपका सी है। 18 देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है? लियोनिल कार्टिस को दोस्तों। प्रांतों के द्वैध शासन का जनक किसे कहते हैं? तो लियोनस कार्टिस को दोस्तों। इसका गठन 1919 के अधिनियम द्वारा नहीं हुआ था दोस्तों, तो चुनाव आयोग का नहीं हुआ दोस्तों। चुनाव आयोग का गठन जो है 1919 के द्वारा नहीं हुआ था। जिसका हुआ उसको देख लेते हैं। लोक सेवा आयोग का हुआ था, वैधानिक आयोग का हुआ था, भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक का हुआ था दोस्तों। ये तीनों का हुआ था 1919 के अधिनियम के तहत दोस्तों। ये चुनाव आयोग आपका नहीं हुआ, ये आपका गलत है दोस्तों। अगर गलत पूछ रहा नहीं हुआ तो ये डी नहीं हुआ दोस्तों। मिलान करें। अधिनियम विषय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री। देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन दोस्तों, उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? हेनरी अगस्टिस दोस्तों, हेनरी अगस्टिस दोस्तों। महिलाओं को वोट देने का अधिकार दोस्तों, ये उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज दोस्तों। उस समय कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज दोस्तों। प्रांतीय स्वसहायता दोस्तों, प्रांतीय स्वसहायता के समय दोस्तों थे स्टैनली ब्लाडविन दोस्तों, स्टैनली ब्लाडविन दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता दोस्तों ये थे क्लेमेंट एटली। कौन थे? क्लेमेंट एटली दोस्तों। कैसे देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन दोस्तों ये थे हेनरी अस्टिक्यूज दोस्तों। अस्टिक्यूज। महिलाओं को वोट देने का अधिकार दोस्तों ये थे लॉर्ड जॉर्ज थे दोस्तों, उसमें ब्रिटेन के प्रधान थे। प्रांतीय स्वसहायता दोस्तों स्टैनली ब्लाडविन थे दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता ये थे क्लेमेंट एटली दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 21 नंबर देखें तो 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे यह अधिकार दिया गया था कि भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? तो भारत सचिव को दोस्तों किसे दिया गया था? भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया था कि 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे यह अधिकार दिया गया था कि भारत में महालेखक परीक्षक को नियुक्त कर सकता है? तो भारत सचिव को दिया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी दोस्तों? तो 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूची थी दोस्तों 1935 के भारत शासन अधिनियम में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है दोस्तों? तो भारत शासन अधिनियम 1935 है दोस्तों। कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है? भारत शासन अधिनियम 1935 दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम
1935 की विशेषता नहीं है दोस्तों, नहीं पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जो सही है उसको पहले देखिए। संघीय न्यायालय की स्थापना था दोस्तों, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता था, प्रांतों में भारत परिषद का अंत दोस्तों ये भी था, लेकिन प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना दोस्तों ये गलत है, ये नहीं था दोस्तों। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना आपका कब हुआ था? 1919 के तहत दोस्तों। 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वह सूचियां है जिनका उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया है दोस्तों? देखिए 1935 में जो किया गया था वो है समवर्ती सूची दोस्तों और प्रांतीय सूची दोस्तों। संघ सूची उस समय नहीं था दोस्तों। जो 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था वो कौन था? समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर देखिए, सुमेलित कीजिए 1935 के अधिनियम में उल्लेखित विषय इससे संबंधित सूची को। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए विदेशी काय और करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना और वायुसेना दोस्तों तथा जनगणना, ये किस सूची का विषय था दोस्तों? ये आपका था परिसंघीय सूची का विषय दोस्तों। किसका था? परिसंघ सूची का दोस्तों। पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा, ये किस विषय का था दोस्तों? तो ये प्रांतीय सूची था दोस्तों, ये प्रांतीय सूची था। और दंड विधि और प्रक्रिया और सिविल प्रक्रिया दोस्तों ये समवर्ती सूची का विषय था। किसका था? समवर्ती सूची का विषय था दोस्तों। फिर से देखा जाए एक बार, फिर से देख लीजिए। विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना तथा जनगणना, ये था परिसंघीय सूची विषय दोस्तों। पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा, ये था आपका प्रांतीय सूची था। और दंड विधि और प्रक्रिया और सिविल प्रक्रिया, ये समवर्ती सूची का विषय था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। वह गुलामी का अधिकार पत्र भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में यह कथन किसने दिया दोस्तों? यह गुलामी का अधिकार पत्र था भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में यह कथन किसने दिया? देखिए ये कथन जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे, पंडित नेहरू दिए दोस्तों। कौन दिए? पंडित नेहरू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विचार करना है। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था दोस्तों, सही बात है दोस्तों। वर्मा को भारत से पृथक्करण किया गया, सही बात है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, ये भी सही बात है दोस्तों। तो ये किस अधिनियम के से संबंधित है दोस्तों? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ये संबंधित है दोस्तों। इतना जो बात बोला गया दोस्तों ये सब भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बोला गया था दोस्तों, उसमें वर्णन किया गया था। 29 देखिए, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया था दोस्तों? तो 4 जुलाई 1947 को। फिर से देखिए क्वेश्चन को, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया था? 4 जुलाई 1947 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही है पहले उसको देखिए। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना पर आधारित था दोस्तों, सही है। इसने 2 प्रमुख राष्ट्रों का प्रावधान किया, भारत और पाकिस्तान, ये भी सही है दोस्तों। फिर देखिए, देशी रियासतों में ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया दोस्तों, ये भी सही है। और जो गलत है दोस्तों, गलत पूछ रहा है, गलत आपका ये है दोस्तों। इस अधिनियम को 20 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई दोस्तों, ये गलत है आपका, ये 20 जुलाई 1947 को नहीं हुआ दोस्तों। 31 देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या है दोस्तों? तो काउंसिल ऑफ स्टेट है। क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अनुसार प्रस्तावित संघीय संविधान के उच्च सदन का नाम क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट था। क्या नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट दोस्तों। चलिए हम लोग 32 देखते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व हुए जनमत संग्रह में कौन सा जिला पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया दोस्तों? तो सिलहट था दोस्तों। ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के बॉर्डर पे है दोस्तों। इसके पक्ष में मतदान दिया था, पाकिस्तान के पक्ष में ये मतदान दिया था दोस्तों। चलिए दूसरा चैप्टर चलते हैं, भारतीय संविधान सभा दोस्तों। दूसरा चैप्टर क्या है आप लोगों का? भारतीय संविधान सभा। इस वीडियो को दोस्तों 2 से 3 बार जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है सब। संविधान सभा का गठन किस आयोग मिशन की संस्तुति पर हुआ दोस्तों? तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर हुआ संविधान सभा का गठन दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, संविधान सभा का गठन कब किया गया दोस्तों? तो जुलाई 1946 में किया गया। कब किया गया? जुलाई 1946 में। संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946 में। कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था दोस्तों? नहीं था पूछा है। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स था, पैथी लॉरेंस था दोस्तों, एबी अलेक्जेंडर भी थे दोस्तों, लेकिन जॉर्ज सस्टम नहीं थे दोस्तों। ये आपका गलत है।
गलत पूछा भी गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया दोस्तों? तो स्वराज पार्टी 1924 में किया दोस्तों। फिर से देखिए, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी 1924 में किया था दोस्तों। संविधान सभा के सदस्यों के संबंध में कुल 389 निर्वाचित निश्चित की गई थी सीटें दोस्तों, जिनमें जिनमें कौन सा सही सम्मिलित है दोस्तों? तो आपका दोस्तों सभी सम्मिलित है। ब्रिटिश प्रांतों की प्रतिनिधि की संख्या 292 थी, उसमें सही है दोस्तों। चीफ कमिश्नर क्षेत्र में प्रतिनिधि की संख्या 4 थी और देशी रियासतों में प्रतिनिधि की संख्या दोस्तों 93 थी। ये भी आपका सही है दोस्तों, इसलिए उपयुक्त सभी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती दोस्तों? तो 73 सीटें जीती थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों? तो नई दिल्ली में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो सही है पहले उसको पढ़ते हैं हम लोग। संविधान सभा के अस्थायी और अस्थायी पूछा है दोस्तों। अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये आपका सही लाइन है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक बहिष्कार किया दोस्तों, ये भी सही है। संविधान सभा की पहली बैठक मुस्लिम लीग बहिष्कार कर दिया दोस्तों। जो गलत है आपका, ये गलत है दोस्तों। संविधान सभा का प्रतिनिधि संभवतः उनके धर्म के आधार पर था दोस्तों, ये गलत है। हैदराबाद एक, ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन गलत पूछा है दोस्तों, गलत आपका सी है। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे दोस्तों, ये भी आपका सही है। 41 देखिए, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो 33 थी दोस्तों। कितनी थी? 33 दोस्तों। फिर से देखा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 33 दोस्तों। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या, महिला होगा दोस्तों, महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 15 थी। कितना थी? 15 दोस्तों। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई दोस्तों? तो 13 समितियां दोस्तों। कितने नियुक्त की गई? 13 समितियां दोस्तों। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? 13 दोस्तों। 44 देखिए, तत्वों पर विचार करना दोस्तों। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था दोस्तों, सही है दोस्तों। अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ये भी सही है आपका। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ दोस्तों। आपका तीनों सही है दोस्तों, तीनों क्वेश्चन जो है आपका सही है। 45 किसका मिलान गलत है दोस्तों? संचालन समिति दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सही है, लेकिन गलत पूछा है यहाँ पे, ध्यान देना दोस्तों। गलत आपका संघ शक्ति समिति दोस्तों सरदार पटेल नहीं थे, ये जवाहर लाल नेहरू थे दोस्तों, इसलिए सरदार पटेल गलत हो जाएगा। और संघीय संविधान समिति दोस्तों ये भी नेहरू जी थे दोस्तों। अब मौलिक अधिकार उप समिति दोस्तों जेबी कृपलानी थी, ये आपका सही है। चलिए हम लोग 46 चलते हैं। संविधान सभा के प्रारूप के सदस्य नहीं थे दोस्तों, जो थे पहले उसको देखिए। अलादी कृष्ण स्वामी थे, डीपी के थान थे, गोपाल स्वामी अयंगर भी थे दोस्तों, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे दोस्तों, ये आपका गलत है। 47 देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे दोस्तों? तो बंगाल से। कहाँ से? बंगाल से भारतीय संविधान सभा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? बंगाल से दोस्तों। 48 देखिए, 3 जून 1947 को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई दोस्तों? तो 324 दोस्तों। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश में बंटवारे हो जाने पर भारतीय संविधान के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? 324 दोस्तों। चलिए हम लोग ऊंचाई देखते हैं। किस देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया दोस्तों? तो 31 अक्टूबर 1947 को देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? तो 31 अक्टूबर 1947 को दोस्तों। 50 देखिए, विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा के में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी दोस्तों? तो 299 थी दोस्तों। कितनी थी कुल सदस्यों? 299 दोस्तों। 50 देखिए, औसत चुनना है तो गलत पहचाना, पहले जो सही है उसको पढ़ते हैं। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ दोस्तों, ये आपका सही है। कि अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, ये भी आपका सही है दोस्तों। फिर मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में
26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए थे दोस्तों। लेकिन यहाँ में गलत खोजना है, गलत आपका ए नंबर है दोस्तों। संविधान सभा का प्रारूप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने तैयार किया था, ये आपका गलत है दोस्तों। संविधान सभा का प्रारूप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं दोस्तों, माउंटबेटन के द्वारा तैयार किया जा रहा था। 52 देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के समय किसका मिलान गलत है दोस्तों। देखिए, श्रम मंत्री जगजीवन राम दोस्तों, ये आपका सही है। रक्षा मतलब रक्षा नहीं होगा दोस्तों, रक्षा होगा। रक्षा मंत्री जो है बलदेव सिंह होंगे, ये भी सही है। रेलवे दोस्तों, ये आपका गलत है। उद्योग विभाग इनके पास था, ये आपका गलत है, जो भी था एक बार दोस्तों। विधि विभाग आप जोगेंद्र नाथ मंडल थे, ये भी सही है। खाद कृषि दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है दोस्तों। चलिए 53 नंबर चलते हैं हम लोग। प्रारूप समिति के संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को पेश की दोस्तों, ये आपका सही है। देश विभाजन के बाद संविधान सभा में देशी रियासतों की मात्र 70 सदस्य बचे थे दोस्तों, ये भी सही है। और संविधान सभा का दूसरा वाचन 15 अक्टूबर 1900 से 26 गलत है दोस्तों, 14 से स्टार्ट हुआ था, ये आपका गलत है दोस्तों। 1 और 2 आपका सही है। चौवन देखिए, 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के अध्यक्ष में रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव थे दोस्तों बीपी मेनन दोस्तों। कौन थे? बीपी मेनन दोस्तों। फिर से देखिए, 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासत विभाग बनाया गया था, जिसके सचिव थे बीपी मेनन दोस्तों। 55 देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगा दोस्तों? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा दोस्तों। कितना लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन दोस्तों। 56 देखिए, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस चली थी दोस्तों? 114 दिन चली दोस्तों। कितने दिन बहस चली थी? संविधान सभा के प्रारूप पर कितने दिन बहस चली थी? तो 114 दिन दोस्तों। 57 देखिए, 26 नवंबर 1949 को निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद नहीं हुआ था दोस्तों? कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं हुआ था? अनुच्छेद 61 दोस्तों। संविधान 26 नवंबर 1949 को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं हुआ? अनुच्छेद 61 दोस्तों। 58 देखिए, मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं हम लोग। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता दोस्तों, ये मई 1949 में हुआ दोस्तों। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता मई 1949। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया दोस्तों, ये अपनाया गया 22 जुलाई 1949 को दोस्तों। राष्ट्रीय गान को अपनाया गया दोस्तों, ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को दोस्तों। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। संविधान सभा की अंतिम दोस्तों, सॉरी दोस्तों, फिर से चलिए दोस्तों, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता पहले जो बता रहे थे दोस्तों, थोड़ा गलती हो गया दोस्तों, इसलिए फिर से देखिए इसको। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता दोस्तों, ये आपका हुआ था मई 1949 में लिया गया था दोस्तों। कब? मई 1949 दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1949 दोस्तों। 22 जुलाई 1949 दोस्तों। और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया दोस्तों, यह अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को दोस्तों, राष्ट्रीय गान को। और संविधान सभा का अंतिम बैठक दोस्तों, संविधान सभा का जो अंतिम बैठक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 24 जनवरी 1950 दोस्तों। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा का अंतिम बैठक दोस्तों। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना दोस्तों, ये हो जाएगा आपका जुलाई 1947 दोस्तों। 22 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना दोस्तों। इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका तथा प्रस्तावना दोस्तों। चलिए सर देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है दोस्तों? तो प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को ही उद्देशिका बोलते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, भारत में जनप्रिय संप्रभुता, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से दोस्तों, हम भारत के लोगों द्वारा दोस्तों। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों में से हम भारत के लोग से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में वे 2 शब्द कौन से जिनका समावेश 42वां संविधान की उद्देशिका में किया गया था दोस्तों? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष है दोस्तों। क्या है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष दोस्तों। वर्षन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया दोस्तों? चलिए देखते हैं। एक संप्रभु
एक प्रभु संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य दोस्तों। फिर से एक बार देखिए, एक संप्रभु संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और गणराज्य दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कौन सा कथन सही है पूछा है दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया, सही है दोस्तों। प्रस्तावना संविधान को आरंभिक अंक हेतु हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है दोस्तों। दोनों आपका सही है दोस्तों। प्रस्तावना जो है संविधान का आरंभिक अंक हेतु हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। 64 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन को सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है, जनता में दोस्तों। किसमें निहित होती है, जनता में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है, जनता में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया दोस्तों, तो 26 जनवरी 1950 को। कब अंगीकार किया, 26 जनवरी 1950। 66 देखिए, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इसमें कौन सही है। चलिए देखते हैं। पंडित नेहरू ने द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतुगत व उद्देशिका माना दोस्तों। सही बात है दोस्तों। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है दोस्तों, ये भी बात सही है। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता दोस्तों, यहाँ पे गलत है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता, सही बात है दोस्तों। संविधान में जो पहले से दिया है उसको रद्द नहीं कर सकता दोस्तों। आपका 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है दोस्तों। 4 सही है, 3 आपका गलत है। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए दोस्तों, कौन सा कथन असत्य पूछा गया दोस्तों। असत्य देखिए, तो जो सत्य पहले उसको देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है दोस्तों, सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान का गहरा प्रभाव पड़ा दोस्तों, ये भी सही है। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं किया गया दोस्तों, ये भी आपका सत्य। देखिए डी सही है, सी भी सही है और ए भी सही है दोस्तों, लेकिन बी आपका गलत है दोस्तों, और गलत पूछा गया भी दोस्तों। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत के संसद को प्राप्त करता है, ये गलत है दोस्तों, प्राप्त नहीं करता है। अच्छा देखिए, प्रस्तावना संविधान का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय पहली बार किस वाद में प्रस्तुत किया दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बताया गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, 69 है दोस्तों, उद्देशिका प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक शब्द जोड़े गए, सही है दोस्तों। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई दोस्तों, ये भी सही है। केशवानंद भारतीवाद में प्रस्तावना को संविधान की मूल ढांचा माना दोस्तों, आपका 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है दोस्तों, लेकिन 4 आपका गलत है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय रूसी क्रांति से प्राप्त है, प्रेरित है दोस्तों, ये गलत है। न्याय आपका 5 प्रकार की न्याय की बात करता है दोस्तों। 2 प्रकार की न्याय जो है 2 प्रकार के दोस्तों, 5 प्रकार की नहीं है दोस्तों, इसलिए आपका 1, 2, 3, 4 है दोस्तों। 70 देखिए, भारतीय संविधान विदेशी स्रोत देखिए दोस्तों, इसका मिलान गलत है। चलिए देखते हैं जो मिलान सही है पहले उसको पढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि आपका संविधान अमेरिका से लिया गया दोस्तों, सही है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया, ये भी आपका सही है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य दोस्तों, ये भी आयरलैंड से लिया गया दोस्तों, आपका ये भी सही है। लेकिन जो गलत है यह दोस्तों, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से नहीं दोस्तों, ये कनाडा से लिया गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। फ्रांस लिए गए प्रावधान, फ्रांस से क्या लिया गया था, चलिए देखते हैं। फ्रांस से दोस्तों आपका लिया गया था प्रस्तावना में समता और स्वतंत्रता बंधुता, ये फ्रांस से देन है दोस्तों। फिर चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, फ्रांस हो गया। फिर जापान है दोस्तों, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया दोस्तों, ये आपका सही है। और देखिए दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका जो लिया गया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। और देखिए ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से आपका लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से आपका क्या लिया गया, चलिए देखते हैं। संयुक्त अधिवेशन दोस्तों आपका कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों, आपका डी का 2 है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया का क्या लिया गया, संयुक्त अधिवेशन दोस्तों। और कनाडा का क्या लिया गया दोस्तों, कनाडा से आपका लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श न्याय निर्णय दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कनाडा से लिया गया दोस्तों।
चलिए हम लोग 72 देखते हैं। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है दोस्तों? तो ये दक्षिणी अफ्रीका से दोस्तों। इससे नहीं है, दक्षिणी अफ्रीका से। फिर से देखिए, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका दोस्तों। और जिससे प्रभावित है उसको भी देखिए, संयुक्त अमेरिका से प्रभावित है, कनाडा से प्रभावित है और ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है दोस्तों। 73 देखिए, कौन सा लक्ष्य भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है दोस्तों? तो संविधान के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय दोस्तों यहाँ बराबर है। फिर से देखिए, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? समान रूप से जो पाया जाता है दोस्तों, ये संविधान के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय दोस्तों। संविधान के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय दोनों में समान है दोस्तों। चलिए भारतीय संविधान की अनुसूची देखते हैं हम लोग। 74 देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां दोस्तों? 12 अनुसूची वर्तमान में दिया हुआ है। 75 देखिए, किसका मिलान गलत है दोस्तों? जिसका सही है उसको पढ़ते हैं। पदाधिकारी का वेतन द्वितीय अनुसूची में दोस्तों सही है। केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में, ये भी आपका सही है। राज्यसभा के प्रतिनिधि दोस्तों ये 5वीं नहीं दोस्तों, 4थी अनुसूची में है, ध्यान रखिएगा। 76 देखिए, सूचीबद्ध सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों को मिलान कीजिए दोस्तों। अनुसूची है और संबंधित विषय है दोस्तों। चलिए देखते हैं। 8वीं अनुसूची में दोस्तों क्या दिया गया है? भाषा दिया गया। राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है दोस्तों, आपका 3 हो जाएगा। 9वीं अनुसूची में दोस्तों पंचायती राज से व्यवस्था संबंधित है। 10वीं अनुसूची दोस्तों, 10वीं में आपका दल बदल है दोस्तों। और 11वीं अनुसूची दोस्तों, 11वीं अनुसूची में इस अधिनियम में नियमित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है दोस्तों। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है 11वीं अनुसूची दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 77 देखिए, प्रशासनिक संबंध उपबंधों तथा तथ्य संबंधी संविधान के अनुसूचियों के संदर्भ में सूचीबद्ध सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। प्रशासनिक उपबंध और अनुसूची दोस्तों देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और जनजाति दोस्तों, ये आपका कहाँ से दिया गया दोस्तों? ये आपका 6ठी अनुसूची में दिया गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातीय क्षेत्र कहाँ दिया गया? 6ठी अनुसूची में। अखिल भारतीय सेवाएं दोस्तों, ये आपका अखिल भारतीय सेवाएं जो है दोस्तों, ये आपका 7वीं अनुसूची में दिया गया। किसमें दोस्तों? 7वीं अनुसूची में दोस्तों। और देखिए सीएजी दोस्तों, केक जो दिया गया है ये दूसरी अनुसूची में केक का किया गया दोस्तों। दूसरी अनुसूची में केक का, सीएजी का दोस्तों। अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण दोस्तों, ये 5वीं अनुसूची में दिया गया दोस्तों। किसमें? 5वीं अनुसूची में। एक बार फिर से देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्र का दोस्तों 6ठी अनुसूची में वर्णन है। अखिल भारतीय सेवाएं दोस्तों ये 7वीं अनुसूची में वर्णन है। और केक का दोस्तों, सीएजी का 2वीं अनुसूची में दोस्तों। अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति प्रशासन दोस्तों, ये 5वीं अनुसूची में वर्णन है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, संघ सूची और राज्य सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में दी गई दोस्तों? तो 7वीं अनुसूची में दी गई। किसमें दोस्तों? 7वीं अनुसूची में दोस्तों। 79 देखिए, संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कुल कितने विषय थे? तो 97 थे दोस्तों संविधान लागू होने के समय दोस्तों। और अभी वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान में भी 98 है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 88 देखिए, तो कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय नहीं है दोस्तों? तो जो है उसको देखते हैं। जानवर के प्रति क्रूरता का रोकथाम दोस्तों, यह है समवर्ती सूची विषय। शादी और तलाक ये भी है दोस्तों। शिक्षा, आर्थिक नियोजन और बिजली ये भी है आपका। लेकिन समाचार पत्र, वन और जन स्वास्थ्य दोस्तों, ये आपका संघ सूची का विषय है दोस्तों। किसका? संघ सूची का दोस्तों। 81 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो युद्ध एवं शांति, मुद्रा, बैंकिंग, डाक और तार दोस्तों, उपर्युक्त सभी दोस्तों आपका संघ सूची का विषय दोस्तों। 82 देखिए, कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में अंतर्गत शामिल नहीं है दोस्तों? तो आपका तुलु नहीं है। तुलु जो है ये भाषा शामिल नहीं है। तेलुगु, मैथिली, सिंधी ये सब आपका शामिल है दोस्तों। 83 देखिए, 8वीं अनुसूची में के संदर्भ में कौन सा कथन सही है नहीं है? पूछा है नहीं दोस्तों। तो देखिए जो सही है उसको पढ़ते हैं। भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी दोस्तों, लेकिन वर्तमान में भी 22 भाषाओं का उल्लेख है। सही है दोस्तों। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ये भी सही है दोस्तों। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, ये भी सही है। लेकिन गलत दोस्तों आपका डी है दोस्तों। मैथिली और संताली, डोगरी और बोडो 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत नहीं जोड़ा गया दोस्तों, ये गलत है। ये आपका 92वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया दोस्तों, 2003 में नहीं जोड़ा गया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 84 देखिए, 9वीं अनुसूची दोस्तों, 9वीं अनुसूची जो है ये जोड़ा गया दोस्तों आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था दोस्तों। और देखिए 10वीं अनुसूची दोस्तों, 10वीं जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची दोस्तों
ये 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची को दोस्तों। और 12वीं दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, देशी रियासतों के भारत में विलय दोस्तों 85 देखिए, किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया दोस्तों? सरदार पटेल के रियासती मंत्रालय सरदार पटेल के अंतर्गत दोस्तों। देशी रियासतों के भारत के विलय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों? जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह से मिलाया गया, इससे दोस्तों जनमत संग्रह करके। हैदराबाद रियासत को दोस्तों पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया। आज जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के दोस्तों, इसलिए उपयुक्त आपका सही है, सभी है दोस्तों। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। 87 देखिए, भारत एक है, राज्यों का संघ है। क्या है दोस्तों? राज्यों का संघ भारत है। 88 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है दोस्तों? तो अनुच्छेद 1 में दोस्तों। 89 देखिए, भारत संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी देश में आक्रमण की घोषणा कर सकता है, ये गलत है दोस्तों। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा, ये सही है दोस्तों। किसी भी राज्य का क्षेत्राधिकार बढ़ा सकेगा, ये भी सही है दोस्तों। किसी भी राज्य के अंदर स्वशायत परिषद की स्थापना, ये भी गलत है, स्वशायत परिषद की स्थापना नहीं कर सकता है दोस्तों। तो आपका 2 और 3 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 90 देखिए, भाग 11 दोस्तों, भाग 11 में क्या बोला गया है? संघ राज्य क्षेत्रों के बीच कूट दिया गया। पहले देख लेते हैं थोड़ा दोस्तों। भाग 11 दोस्तों है आपका संघ और राज्यों के बीच संबंध दोस्तों। भाग 15 में दोस्तों निर्वाचन है आपका। भाग 15 में क्या? निर्वाचन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भाग 17 दोस्तों आपात उपबंध है। अब भाग 18 दोस्तों, भाग 20 भी देखिए संविधान संशोधन है। भाग 18 आपका राजभाषा होगा दोस्तों। चलिए थोड़ा मिलान कर लेते हैं। आपका डी है दोस्तों। डी में देखिए ए का 3 हो गया दोस्तों, बी का 1 हो गया, और देखिए सी का फिर क्या है? सी का 2 है दोस्तों। सी का 2 है। सी का सॉरी दोस्तों, सॉरी, सी का जो है दोस्तों भाग 17 जो है राजभाषा है दोस्तों। भाग 17 में राजभाषा दिया गया। और दोस्तों भाग 18 में आपात उपबंध, भाग 18 में दिया गया। आपात उपबंध जो है दोस्तों भाग 18 में दिया गया है। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। भाग 11 दोस्तों संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 15 निर्वाचन है। भाग 17 राजभाषा। भाग 18 दोस्तों आपात उपबंध। भाग 20 संविधान संशोधन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 91 देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के 9 के ख में किससे संबंधित है दोस्तों? सहकारिता समिति दोस्तों संबंधित। किससे? सहकारिता समिति से दोस्तों। चलिए 8वां चैप्टर राज्यों का पुनर्गठन देखिए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ दोस्तों? तो 1956 में। कब? 1956 में। 93 देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सही है दोस्तों। चलिए देखते हैं। एस.के. धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा की को वरीयता दी दोस्तों। सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सितार भैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी ने भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन की मांग खारिज कर दिया था दोस्तों। तो आपका ए भी सही है, बी भी सही है दोस्तों, दोनों आपका सही था दोस्तों। 94 देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों के बनने के लिए भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए दोस्तों। देखिए पहले आंध्र प्रदेश आया दोस्तों, फिर हरियाणा, फिर आपका हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम दोस्तों। आपका ये होगा दोस्तों। चलिए 95 देखते हैं, किसका मिलान गलत है दोस्तों। चलिए गोवा दोस्तों आपका 1947 में स्थापना हुआ, गोवा राज्य की दोस्तों। त्रिपुरा का 1972 में दोस्तों। नागालैंड का 1963 में दोस्तों। अब मेघालय का आपका 1972 में हुआ था दोस्तों। ये आपका गलत है। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? जो सत्य है उसको पढ़ते हैं पहले। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे दोस्तों। कौन थे? फजल अली दोस्तों। ये आपका सही है। फिर देखिए, फ्रांस की सरकार 1954 ईस्वी में अपनी सभा बस्तियां भारत सरकार को सौंप दी दोस्तों। अपनी सभा बस्तियां जो थी भारत सरकार को सौंप दी थी। और नेक्स्ट देखिए जो सही है, भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961
को गोवा, दमन एवं दीव को मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की थी दोस्तों। और जो गलत है दोस्तों, गलत पूछ रहा है तो गलत आपका बी है दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1956 में नहीं दोस्तों, 1953 में हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 97 देखिए, क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में कथनों को विचार करना है। देखिए, क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है दोस्तों, ये आपका सही है। फिर देखिए, क्षेत्रीय परिषद में 263, ये गलत है। 263 के तहत संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत है। गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ये सही है। और यह केंद्र राज्य संबंधों में सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 98 देखिए दोस्तों, 98 में क्या उत्तरी क्षेत्रीय परिषद दोस्तों, नई दिल्ली। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद कहाँ पे है? नई दिल्ली है दोस्तों। और मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद दोस्तों, ये आपका इलाहाबाद है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद दोस्तों, ये आपका कोलकाता है। कहाँ पे? कोलकाता दोस्तों। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद दोस्तों, ये आपका मुंबई है। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद ये आपका चेन्नई है दोस्तों, इसको रट लीजिए फिर से। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद दोस्तों नई दिल्ली, उत्तरी नई दिल्ली। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद, मध्यवर्ती कहाँ है दोस्तों? इलाहाबाद में क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता है, पूर्वी कोलकाता क्षेत्रीय परिषद दोस्तों। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई दोस्तों, पश्चिमी क्षेत्रीय मुंबई। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई दोस्तों। चलिए हम लोग आपका डी है दोस्तों। 99 देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं हम लोग। पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम को कब सम्मिलित किया गया था दोस्तों? 1994 में दोस्तों। पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम को कब सम्मिलित किया? 1994 में दोस्तों। 100 देखिए, बिहार से अलग झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को किया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 9 है दोस्तों, भारत का नागरिकता दोस्तों। 101 देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 5 से 11 दोस्तों आपका नागरिकता से संबंधित है। 102 देखिए, भारत के संविधान के भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान पाते हैं दोस्तों। तो भाग 2 में दोस्तों, किसमें? भाग 2 में। 103 देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1935 के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जाती है दोस्तों? देखिए, नागरिकता आपका वंश परंपरा के आधार पर दोस्तों, देशीकरण, पंजीकरण द्वारा दोस्तों, और भूमि विस्तारण दोस्तों, चारों के द्वारा आपका नागरिकता दिया जाता है दोस्तों। 104 देखिए, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो जाता है दोस्तों? तो 3 प्रकार से दोस्तों। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से दोस्तों। 105 देखिए, भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है तो आपातकाल के दौरान दोस्तों, युद्ध के दौरान, जब देश में आक्रामकता हो तब दोस्तों। इनमें से भारत में नागरिकता समाप्त की जा सकती है दोस्तों तो आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, जब देश में आक्रामकता हो दोस्तों। इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा। इस आपातकाल के भी दौरान 20-21 को छोड़ के ही नागरिकता समाप्त की जाती है, किसी में नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी दोस्तों, ये ध्यान रखिए। 106 देखिए, भारत की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कब दिया गया? 1992 में दोस्तों। भारत की नागरिकता के आधार पर, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कब किया गया था? तो 1992 में दोस्तों। 10वां देखिए, मौलिक अधिकार। चैप्टर 10 है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन और सत्य है दोस्तों? देखिए, जो सत्य उसको पढ़ते हैं। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से दोस्तों। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है दोस्तों। और जो गलत है ये है दोस्तों, संविधान भाग 4 में दोस्तों आपका नीति निर्देशक तथ्य 4 में दोस्तों। और देखिए, जो सही है, मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है दोस्तों, मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 226 के तहत दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत? 226 दोस्तों। 109 देखिए, कथनों को विचार करने कथन पर दोस्तों। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी दोस्तों। सही है। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था दोस्तों, ये भी सही है। 1, 2 दोनों सही है दोस्तों। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की दोस्तों। तीनों आपका सही है इसमें दोस्तों। 110 देखिए, क्या बोला गया? समता का अधिकार दोस्तों। समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार दिया गया है। और स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद
1919 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों ये आपका है 23 से 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 दोस्तों। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये दोस्तों आपका है अनुच्छेद 28 दोस्तों, अनुच्छेद 28 है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दोस्तों 25 से 28 है, यहाँ 28 दिया गया है। सिर्फ शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दोस्तों ये 29-30 है दोस्तों। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30 है दोस्तों, आपका ये सही है दोस्तों। चलिए 111 देखते हैं कौन सा असत्य है दोस्तों। तो जो सही है पहले उसको पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार संशोधन, मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, सही है दोस्तों। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे दोस्तों। मूल संविधान में कितने थे? 7 थे दोस्तों। ये बीपीएससी 2.0 में पूछा गया था दोस्तों। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे दोस्तों। देखिए, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर उसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। ये भी आपका सही है दोस्तों, ए सही है, बी और सी भी सही है दोस्तों। लेकिन गलत जो है ये आपका डी गलत है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन के तहत 31 एवं 19 के 1 के एफ निरस्त कर दिया गया दोस्तों। ये आपका गलत है दोस्तों। 112 देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। विधि के समक्ष समानता दोस्तों आपका अनुच्छेद 14, धर्म नस्ल जाति लिंग जन्म स्थान आधार पर भेदभाव दोस्तों ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 15 दोस्तों। और फिर देखिए लोक नियोजन में समानता दोस्तों, लोक नियोजन में समानता ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 16 दोस्तों, अनुच्छेद 16 में हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत दोस्तों, अस्पृश्यता का जो अंत है ये हो जाएगा अनुच्छेद 17 दोस्तों। और उपाधियों का अंत जो है दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 18 दोस्तों, उपाधियों का अंत। ये हम लोग आगे चलते हैं। अनुच्छेद 113, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 19 का ए है दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है दोस्तों। 114 देखिए, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए सिर्फ एक ही सजा दी जा सकती है? अनुच्छेद 20 के 1 में दोस्तों। किस में कहा गया? अनुच्छेद 20 के 1 में दोस्तों। 115 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 15 के 4 और 16 के 4 में दोस्तों। किसमें किया गया? 15 का 4 और 16 का 4 में दोस्तों। 116 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है दोस्तों? अनुच्छेद 16 का 1 और अनुच्छेद 16 का 2 दोस्तों। फिर से देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता और प्रत्याभूत प्रदान करते हैं? अनुच्छेद 16 का 1, 16 का 2 दोस्तों। 117 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में वर्णित कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निरोध में संरक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? ये आपका सभी सही है दोस्तों। गिरफ्तारी के कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार दोस्तों, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव का अधिकार दोस्तों, आपका सभी है सही दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 118 देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी, जिसका मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठ निम्न में से कहाँ नहीं है दोस्तों? ये मुंबई में नहीं है दोस्तों। कहाँ नहीं है? मुंबई में दोस्तों। 119 देखिए, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है दोस्तों? अनुच्छेद 20 के 3 में दोस्तों, अनुच्छेद 20 के 3 में। 120 देखिए, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं सौ अभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है दोस्तों? अनुच्छेद 20 दोस्तों। फिर से देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं 100 अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 दोस्तों। 21 देखिए, 121, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? अनुच्छेद 20 के तहत। किससे? अनुच्छेद 20 के तहत दोस्तों। 122 देखिए, बंदी बनाए गए व्यक्ति मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अनुच्छेद 22 में दोस्तों। मौलिक बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त किया गया था? अनुच्छेद 22 में दोस्तों।
127 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया दोस्तों? तो अनुच्छेद 21 में दोस्तों। किसमें? अनुच्छेद 21 में दोस्तों। 124 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखिए, 23 है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार पर प्रतिबंध दोस्तों। 24 है कारखाने आदि बालकों नियोजन का प्रतिषेध। 26 है दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और 29 है दोस्तों शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों का वर्गों का अधिकार। ये आपका गलत है दोस्तों, आपका डी गलत हो गया दोस्तों। 125 देखिए दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत कौन सम्मिलित है दोस्तों? देखिए, जो सम्मिलित है उसको देखते हैं। धर्म प्रचार करने का अधिकार दोस्तों, ये सम्मिलित है। सिखों को कृपान धारण करने एवं रखने का अधिकार दोस्तों, ये भी सही है। और राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन 4 गलत है। धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था दोस्तों। आपका 1 है, 2 और 3 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 126 देखिए, निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों? देखिए, मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिबंध दोस्तों अनुच्छेद 23 के तहत हुआ। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दोस्तों अनुच्छेद 29 के तहत है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है दोस्तों। ये सब पॉइंट सभी सही है दोस्तों, लेकिन गलत है दोस्तों, ये सब गलत है। सिर्फ सही आपका डी है दोस्तों। शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक का अधिकार। चलिए इसको छोड़ देते हैं दोस्तों, इसको बाद में देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, निवारक निरोध अधिनियम अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है दोस्तों। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, निवारक निरोध अधिनियम जो है, निवारक निरोध अधिनियम अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है स्वतंत्रता का अधिकार पर दोस्तों। 128 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? जो सुमेलित है उसको देखते हैं। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था 1971 दोस्तों। विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी निरोध अधिनियम 1974, ये भी सही है, ये भी सही है दोस्तों। फिर देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, ये भी सही है। लेकिन पोटो जो है दोस्तों, ये आपका गलत है दोस्तों, 2005 नहीं आया था। 119 देखिए, कथन विचार करना है। वर्तमान में समुदाय मुस्लिम, पारसी, ईसाई और सिख, बौद्ध, जैन अल्पसंख्यक वर्ग के दर्जा प्रदान किया गया। सही है दोस्तों। अल्पसंख्यक समुदाय को समुचित विकास के लिए 2005 में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया दोस्तों। आपका दोनों सही है दोस्तों। 130 देखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा दोस्तों? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया गया दोस्तों? तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए नियुक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है समावेश, रीट जारी कर सकता है दोस्तों। कौन सा? रीट दोस्तों। 133 देखिए, रीट और शाब्दिक अर्थ दोस्तों। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों, इसे बोलते हैं, इसे शाब्दिक अर्थ है स्वशरीर उपस्थित करना है बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा दोस्तों। अब परमादेश के द्वारा दोस्तों हम आदेश देते हैं। परमादेश के द्वारा क्या होता है? हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण के द्वारा दोस्तों पूर्णतः सूचित कीजिए। अब प्रतिषेध में दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय का लेख आपका प्रतिषेध में होता है दोस्तों। अधिकार परीक्षा में दोस्तों किस अधिकार से? अधिकार परीक्षा में क्या है? किस अधिकार से दोस्तों? फिर से एक बार देख लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों स्वशरीर उपस्थित करना है। परमादेश दोस्तों हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण दोस्तों पूर्णतः सूचित कीजिए। अब प्रतिषेध दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय का लेख। अधिकार परीक्षा दोस्तों किस आधार से? 134 देखिए, व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? चलिए देखते हैं। तो हेबियस कॉर्पस दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहते हैं? हेबियस कॉर्पस को परमादेश कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं दोस्तों। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाली रीट को कहते हैं परमादेश दोस्तों। क्या कहते हैं? परमादेश।
व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाली रीत को कहते हैं परमादेश दोस्तों। 36 देखिए, नियुक्त समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? तो अधिकार परीक्षा दोस्तों। क्या है? अधिकार परीक्षा दोस्तों। 17 देखिए, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम क्या है दोस्तों? देखिए, पहले पेरुवाड़ी बनाम भारत संघ है दोस्तों। उसके बाद आपका आ जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद दोस्तों। 4 के बाद 2 दोस्तों, 4 के बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य दोस्तों। 4 के बाद आपका ए है दोस्तों। 4 आएगा पहले, फिर आपका 1 आएगा दोस्तों, तब फिर आएगा आपका 2 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद दोस्तों। फिर तीसरा आएगा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ दोस्तों। चलिए, पहले 4 आएगा, फिर 1, फिर दोस्तों 2, तब फिर 3 दोस्तों। 138 देखिए, 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो मूलभूत अधिकार से दोस्तों। 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? मूलभूत अधिकार से। 139 देखिए, किस रीट के द्वारा किसी भी अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे? उत्प्रेषण में दोस्तों। किसे? उत्प्रेषण में से ही सूचित किया जाता है दोस्तों। 140 देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है दोस्तों? भाग 4 में है। 141 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 36 से 51 दोस्तों। किसमें? 36 से 51 में। क्वेश्चन में 142 देखिए, कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है और यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है दोस्तों। ये गलत है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता दोस्तों, यहीं पे गलत है। देखिए, जो सही है उसको पढ़ते हैं। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई, सही है दोस्तों। संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समादेश राज्य की नीति तत्वों से भी किया जाता है, ये भी सही है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है दोस्तों। ए, सी और डी ये पॉइंट सही है दोस्तों, लेकिन औसत पूछा तो आपका बी है दोस्तों। 143 देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान के किस रूप में समाविष्ट किया है? तो भारत सरकार के कार्य का संचालन दोस्तों। भारत सरकार के कार्य का संचालन दोस्तों। 44 देखिए, इसका मिलान गलत है दोस्तों। तो मिलान जो गलत जो सही है उसको पढ़ते हैं। राज्य लोक कल्याण का अभिवृद्धि अनुच्छेद 38 के तहत दोस्तों। धान का समान वितरण 39 के गौ के तहत दोस्तों। मजदूरी एवं कुटीर उद्योग की प्रोत्साहन तो अनुच्छेद 43 के तहत दोस्तों। आपका डी, बी, ए सही है दोस्तों, लेकिन सी आपका गलत है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 145 देखिए, 42वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए दोस्तों? तो उपर्युक्त सभी दोस्तों। 39 के क के तहत जोड़ा गया, 443 क के तहत दोस्तों, 48 के क के दोस्तों, सभी के तहत नए नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा गया। 146 देखिए, 15 अगस्त 1995 को प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के प्रावधानों की पूर्ति करता है दोस्तों? अनुच्छेद 41 दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 41 दोस्तों। 147 देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है दोस्तों। चलिए देखते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन दोस्तों, अनुच्छेद 40 के तहत। काम करने का अधिकार, काम करने का जो अधिकार है दोस्तों, ये अनुच्छेद 44 के तहत होगा दोस्तों। देख लेते हैं। देखिए, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत अधिकार है दोस्तों। और समान नागरिक संहिता दोस्तों, अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता दोस्तों। कृषि एवं पशुपालन दोस्तों, अनुच्छेद 48 के तहत है दोस्तों। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, कृषि एवं पशुपालन का दोस्तों अनुच्छेद 48 के तहत। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 148 देखिए, कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं है दोस्तों? जो है उसको देखिए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण दोस्तों, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। पुरुष एवं महिलाओं को समान कार्य समान वेतन, ये भी है दोस्तों, लेकिन ये नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि दोस्तों, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अस्पृश्यता का अंत जो है ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 17 के तहत दोस्तों। 149 देखिए, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार नए उत्तर दिनांकित चेक कहा दोस्तों? ये केटी शाह का दोस्तों। कौन का? केटी शाह दोस्तों। VVI है दोस्तों, जान लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। फिर से देखिए,
नीति निषेध सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा था केटी शाह दोस्तों। 150 के भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। 151 देखिए, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है दोस्तों? तो ये राज्य के नीति निषेध सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है दोस्तों, इसी सिद्धांत से भिन्न है दोस्तों। चलिए मौलिक कर्तव्य देखते हैं, चैप्टर नंबर 12 152 देखिए, मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान को 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, सही है दोस्तों? गलत है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसे भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया दोस्तों, ये सही है। 11वें मौलिक कर्तव्य 46वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया दोस्तों, 2 और 3 आपका सही था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य दोस्तों? 11 मूल कर्तव्य, कितने मूल? 11 दोस्तों। 154 देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? रूस के संविधान से दोस्तों। कहाँ से? रूस के दोस्तों। 155 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान की भाग 4 के मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है दोस्तों? तो जो है पहले उसको देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना है दोस्तों, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, ये है मूल कर्तव्य में दोस्तों, और हमारी समग्र संस्कृति और मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ये भी है दोस्तों। लेकिन अपने माता पिता गुरुओं का आदर करना ये नहीं है दोस्तों, ये आपका मूल अधिकार में आता है दोस्तों, मूल अधिकार में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 156 चलते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? जो है पहले उसको देखते हैं, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, ये है दोस्तों। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी मूल कर्तव्य है। और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों के सम्मान करना। लेकिन लोक चुनावों की मतदान दोस्तों, ये आपका नहीं है दोस्तों, ये आपका मूल अधिकार से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, संघीय कार्यपालिका, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है दोस्तों? तो राष्ट्रपति में। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। 158 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? अनुच्छेद 53 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो जो सत्य है उसको पढ़ते हैं, भारत में संसदीय प्रणाली अपनाया गया दोस्तों, सही है। नेक्स्ट देखिए आगे, भारतीय संघ की कार्यपालिका और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री हो दोस्तों, ये भी आपका सत्य है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रावधान होता है दोस्तों, लेकिन जो गलत है ये गलत है दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ये आपका गलत है दोस्तों, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों। ये 160 देखते हैं हम लोग, मिलान करना, अनुच्छेद 58 दोस्तों, 58 आपका राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 57 दोस्तों राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए पात्रता है। अनुच्छेद 56 दोस्तों राष्ट्रपति की पदावधि है। अनुच्छेद 60 दोस्तों राष्ट्रपति का शपथ है 60 में दोस्तों, फिर से देख लीजिए, 58 राष्ट्रपति की योग्यता, 57 पुनर्विचार है दोस्तों, 56 राष्ट्रपति की पदावधि और 60 दोस्तों राष्ट्रपति का शपथ है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 61 राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है तो 35 वर्ष हो, ये जरूरी है संसद द्वारा चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी सही है दोस्तों। और देश की नागरिक हो, ये भी है, लेकिन पढ़ा लिखा होना ये जरूरी नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत है। 162 देखिए, कथनों विचार करना है, संसद अधिनियम 1959 में कई पदों पर लाभ का पद के आधार पर निरंतरता को छूट देता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा दोस्तों। आपका एक भी सही है, दो भी सही है दोस्तों। और शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, परिभाषित नहीं है। आपका 1 और 2 सत्य है दोस्तों। 163 देखिए, कथनों में विचार करें तो अनुच्छेद 77 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यापार के अधिक सुविधाजनक लेन देन के लिए उच्च व्यवसाय की मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाए गए। दूसरा देखिए, अनुच्छेद 77 के 1 अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई को प्रधानमंत्री के नाम पर लेने की अनुमति दी जाएगी दोस्तों। आपका 2 गलत है दोस्तों, आपका 1 सही है।
ऑप्शन नंबर 1 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 164 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति महाभियोग लगाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए जो सही है उसको पढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रावधान अनुच्छेद 61 के में वर्णित है दोस्तों, सही है। महाभियोग लगाने के 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य है दोस्तों, ये भी सही है। महाभियोग का प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पास करवाना होता है, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर लोकसभा द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये गलत है दोस्तों। 165 देखिए, निम्नलिखित में राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए पहला के.आर. नारायण के कार्यकाल स्टार्ट होते हैं दोस्तों, फिर ज्ञानी जी.एल. सिंह का, फिर दोस्तों वीवी गिरी का, फिर आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन का दोस्तों। 3, 2, 1, 4 है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 166 है, किसका मिलान गलत है दोस्तों? तो जो सही है उसको पढ़ते हैं। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 के तहत किया जाता है, सही है दोस्तों। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में, ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का अनुच्छेद 123 है दोस्तों, लेकिन 4 गलत है दोस्तों। राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय के परामर्श अनुच्छेद 141 में नहीं होता दोस्तों, ये 143 के अंतर्गत होता है दोस्तों, ये हम भी कन्फर्म नहीं है दोस्तों। 167 देखिए, राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के उपलब्ध न होने या दिवंगत हो जाने पर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लागू होता है दोस्तों? प्रधान न्यायाधीश द्वारा प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाए, गलत है दोस्तों। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति की नियुक्ति की जा सकती है, ये भी गलत है दोस्तों। आपका ये होगा, मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को निर्वहन कर सकते हैं। चलिए 168 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? अर्ध न्यायिक है दोस्तों। 169 देखिए, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है दोस्तों, सही है। राष्ट्रपति के वेतन आयकर से मुक्त होते हैं, आयकर से जो है मुक्त होता है। राष्ट्रपति अवकाश ग्रहण करने के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपया प्रति माह लेता है दोस्तों। बाप रे, तीनों सही है दोस्तों, 1, 2, 3 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 170 देखिए, निम्नलिखित में से किसको नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती? किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है दोस्तों? उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं की जा सकती है दोस्तों। ये हम लोग आगे चलते हैं। 171 देखते हैं, संविधान के अनुसार हमें इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है दोस्तों? संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है दोस्तों? तो जो है उसको पहले पढ़ते। संसद शस्त्र को आहूत करना, ये है दोस्तों। संसद शस्त्र का सत्यावासन करना, ये भी है। अध्यादेश लागू करना, ये भी है दोस्तों। लेकिन संसद की बैठक स्थगित करना, ये नहीं है दोस्तों। 172 देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 173 देखिए, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रीय राज्यसभा 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो अनुच्छेद 80 के 3 के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 80 के 3 के तहत दोस्तों। 174 देखिए, संविधान में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 331 के तहत। फिर से देखिए, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो अनुच्छेद 331 के तहत दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो सैन्य बलों के सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, सही है दोस्तों। दूसरे देशों के साथ समझौते या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, ये भी सही है। भारत में विदेशी राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सभी सही है दोस्तों। 176 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति उल्लेख है दोस्तों? अनुच्छेद 72 में। किसमें? अनुच्छेद 72 दोस्तों। 177 देखिए, क्षमा के प्रकार संबंधित विवरण दोस्तों। देखिए, क्षमादान दोस्तों पूर्णतः माफ कर देना दोस्तों, क्षमादान जो है पूर्णतः माफ कर देना। परिहार दोस्तों, दोषी व्यक्ति के सत्ता की मात्रा को कम करना दोस्तों, परिहार हो गया। दोषी व्यक्ति की सत्ता की मात्रा को कम करना, परिहार। और लघुकरण दोस्तों, लघुकरण हो गया। सजा की प्रकृति में बदलाव करना, लघुकरण दोस्तों। अब विराम दोस्तों, विराम आपका हो गया सजा पर रोक लगा दिया जाना, विराम हो गया। परिविलंबन दोस्तों, परिविलंबन दोस्तों हो जाएगा आपका कुछ समय के लिए सदा को टालना दोस्तों, परिविलंबन कहलाता है। चलिए फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्षमादान दोस्तों, पूर्णतः माफ कर देना। परिहार दोस्तों, ये हो गया दोषी व्यक्ति के सत्ता
दोषी व्यक्ति के सत्ता की मात्रा को कम करना, परिहार दोस्तों। और लघुकरण दोस्तों, सजा की प्रवृत्ति में बदलाव करना, लघुकरण हो गया। विराम दोस्तों, विराम हो गया, सजा पर रोक लगा दिया गया। परिविलंबन दोस्तों, कुछ समय के लिए सत्ता को टालना दोस्तों, मतलब सजा को टालना दोस्तों, सजा होगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। 178 देखिए, आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 52 से 360 तक मिलता है दोस्तों। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात को लागू कर सकता है। आपका दोनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न है दोस्तों। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण आपात राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है दोस्तों। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने से उत्पन्न राष्ट्रीय शासन लगता है। वृत्तीय आपात दोस्तों, तीनों राष्ट्रपति से आपातकालीन शक्तियां है दोस्तों। 180 देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 111 दोस्तों। कौन सा वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त नहीं है दोस्तों? विशेष वीटो प्राप्त नहीं है। जो है दोस्तों उसको देखिए, अत्याचारी वीटो है, नियमकारी वीटो है, पॉकेट जेबी वीटो है दोस्तों। विशेष वीटो दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियों से प्राप्त नहीं है दोस्तों। 182 देखिए, किसका मिलान गलत है दोस्तों? जो सही है उसको देखिए, अत्यंत वीटो दोस्तों विधायी द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखता है दोस्तों। विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय को सुरक्षित रखता है। और निलंबकारी वीटो दोस्तों, जो विधायिका द्वारा साधारण, निलंबकारी वीटो क्या होगा? जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके दोस्तों। और पॉकेट वीटो दोस्तों, विधायिका द्वारा निर्णय नहीं करना दोस्तों। आपका जो गलत है इनमें से कोई गलत नहीं दोस्तों, आपका सब सही है दोस्तों। चलिए 183 देखते हैं। धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन विचार कीजिए? देखिए, राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में निलंबकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है, तो सही है। राष्ट्रपति धन विधेयक को रोक कर रख सकता है, परंतु उसे संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है दोस्तों। साधारणतः धन विधेयक राष्ट्रपति के पुनरानुमति से प्रस्तुत किया जाता है, पुनरानुमति से प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। आपका तीनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 184 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है दोस्तों? अनुच्छेद 201 के तहत। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए आरक्षित किया जाता है? अनुच्छेद 201 के तहत दोस्तों। चलिए 185 चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने पहली बार जेबी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था दोस्तों? तो ज्ञानी जेल सिंह किया था। कौन दोस्तों? ज्ञानी जेल सिंह। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 146 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया है दोस्तों? तो 24वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों। चलिए 187 देखिए, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि निम्नलिखित में से किसको संसद के समक्ष रखा जाए? देखिए, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश है दोस्तों, ये हो गया। फिर आपका लोक लेखा समिति की रिपोर्ट नहीं होगा दोस्तों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट होगा, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय जनजाति आयोग का रिपोर्ट दोस्तों। आपका 1, 3, 4 होगा दोस्तों। लोक लेखा समिति दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट की जांच करता है दोस्तों। चलिए 188 देखते हैं हम लोग। जिनके कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो जो सत्य है उसको पढ़ते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे दोस्तों। सही है। फिर देखिए, केवल नीलम संजय रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए और फिर बाद में निर्विरोध चुने गए दोस्तों। ये भी सही है, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी दोस्तों। कहाँ से? राजस्थान की थी दोस्तों। और ये देखिए, ये आपका गलत है दोस्तों। बीबी गिरी और डॉक्टर जाकिर हुसैन निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी दोस्तों। ये आपका गलत है दोस्तों। 189 देखिए, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया दोस्तों? अमेरिका से संविधान से दोस्तों। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद से निरूपित करता है? अनुच्छेद 63 दोस्तों। चलिए 191 देखते हैं हम लोग। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों के साथ मिलान करना है। देखिए, अनुच्छेद 65 दोस्तों, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना उपराष्ट्रपति का कार्य है दोस्तों। फिर 66 देखिए, 66 आपका निर्वाचक मंडल हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दोस्तों। और 67 में आपका हो जाएगा पदावधि दोस्तों। 67 में क्या होगा? पदावधि। और 64 में दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति
होता है दोस्तों, आपका तीनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग 192 देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है दोस्तों? जो शामिल नहीं होता दोस्तों, लोकसभा के सभी सदस्य शामिल नहीं होते, और राज्य के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोस्तों। ये दोनों शामिल नहीं होते हैं दोस्तों। जो शामिल होते हैं वो देखिए, विधान परिषद के मनोनीत सदस्य और विधानसभा के सभी सदस्य होते हैं दोस्तों, लेकिन ये दोनों शामिल नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति के बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए दोस्तों, नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी हो जाएगा, वह राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्य हो, सभी हो जाएगा दोस्तों। 94 देखिए, उपराष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों? तो राज्यसभा के से विशेष बहुमत पारित प्रस्ताव एवं उससे जिससे लोकसभा सहमत हो। 195 देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े मामले की सुनवाई करने का अधिकार है दोस्तों। तो उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 71 के तहत दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े मामले का सुनवाई करने का अधिकार है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 196 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के लिए क्रमानुसार व्यवस्थित करें। देखिए, पहले कौन राष्ट्रपति आए थे? तो पहले जाकिर हुसैन दोस्तों, फिर आपका GS पाठक दोस्तों, फिर आपका आ जाएगा BG जत्ती, फिर M हिदायतुल्ला, फिर R वेंकट रमन दोस्तों, आपका C है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 197 देखिए, उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि डैश होती है दोस्तों, अधिकतम 6 माह दोस्तों। कितना होता है? अधिकतम 6 महीने तक दोस्तों। 198 देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, वह राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकता दोस्तों? अनुच्छेद 97 कहता है, अनुच्छेद 97 ये बात बोलता है दोस्तों। 199 देखिए, संसदीय शासन वास्तविक कार्य पर कर सकती किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री दोस्तों। वास्तविक जहां लगेगा सीधा आप लोग प्रधानमंत्री की ओर पूछ कीजिए। दोस्तों देखिए, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है? नियुक्त दोस्तों। 201 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है? अनुच्छेद 74 के तहत दोस्तों। फिर से देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है? अनुच्छेद 74 के तहत दोस्तों। 202 देखिए, किसका मिलान गलत है? जो सही है उसको पढ़ते हैं। अनुच्छेद 75 के 2 में दोस्तों, मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करते सही है। अनुच्छेद 75 के 3 देखिए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, ये भी सही है, ये भी सही है दोस्तों। और चलिए आगे देखते हैं। जो गलत है ये है दोस्तों, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की पदावधि, ये गलत है दोस्तों। अनुच्छेद 75 के 5 मंत्रिपरिषद सदस्यों की सदस्यता का होना दोस्तों, ये भी सही है। 203 देखिए, 91वां संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन यह बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 204 देखिए, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव होने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ेगा दोस्तों? लोकसभा में। लोकसभा अगर बहुमत नहीं पास कर पाएंगे तो आपको अविश्वास प्रस्ताव नहीं पास कर पाइएगा तो आपको त्यागपत्र देना पड़ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 205 देखिए, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों? कौन शामिल नहीं होता है मंत्रिपरिषद में दोस्तों? तो कैबिनेट सचिव मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते। कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में दोस्तों, लेकिन कैबिनेट सचिव नहीं होते। 206 देखिए, मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो 3 स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3 स्तर के दोस्तों। 207 देखिए, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? तो कैबिनेट सचिव शामिल नहीं होता दोस्तों। 208 देखिए, मंत्रिमंडल का सदस्य कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल का सदस्य होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री और मंत्री, कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। 209 देखिए, औसत कथन पहचान, जो सत्य उसको पढ़िए। प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता होते हैं, सही है दोस्तों। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही संसद शस्त्र आहूत करने की सत्तावसन करने का कार्य करता है, सही है दोस्तों। प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकता है, ये भी सही है। और जो गलत है दोस्तों, ये आपका डी गलत है। राष्ट्रपति सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है, ये गलत है दोस्तों, ये नहीं करता है। किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नहीं करते हैं? किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं? ये देखते हैं। नीति आयोग करते हैं, अंतर्राज्यीय राज्य
एवं क्षेत्रीय परिषद करते हैं, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद करते हैं, लेकिन केंद्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद का प्रधानमंत्री अध्यक्षता नहीं करते हैं दोस्तों। इसके राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री दोस्तों। 212 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है कि लेकिन उनकी मर्जी के पद धारण नहीं करता दोस्तों? कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है लेकिन उनकी मर्जी के पद धारण नहीं करता है दोस्तों? देखिए चलती है, देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों और मुख्य चुनाव आयोग दोस्तों, ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया लेकिन उनके मर्जी के अनुसार काम नहीं करता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 213 देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? जो सही है उसके बारे में पढ़ते हैं। वह सरकार का प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकता है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद एवं स्वयं विघटित हो जाती है, ये भी सही है दोस्तों। और जो सही नहीं है आपका डी है दोस्तों। यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाए तो उसे पद से हटाया जा सकता है, नहीं दोस्तों ये गलत है। 224 देखिए, प्रधानमंत्रियों के उनके कार्यालय के साथ सुमेलित कीजिए। प्रधानमंत्री को उनके कार्यालय के साथ सम्मिलित करें, कार्यकाल के दोस्तों सॉरी। देखिए चौधरी चरण सिंह दोस्तों आपके 1969 से 1980 के समय प्रधानमंत्री रहे थे। एच.डी. देवगौड़ा दोस्तों ये रहे थे 1996 से 1997 में। इंद्र कुमार गुजराल दोस्तों ये रहे थे 1997 से 1998 दोस्तों। साल भर में प्रधानमंत्री चेंज हो रहा था उस समय दोस्तों। और चंद्रशेखर रहे थे आपका 1989 से 1990 दोस्तों। अभी विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे थे दोस्तों 1990 से 1991 दोस्तों। हम लोग 215 देखते हैं। कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा दोस्तों और अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों। 16 देखिए, असत कथन को पहचानना है दोस्तों। जो कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्षों का केंद्रीय मंत्रिमंडल रहे दोस्तों, सही है दोस्तों। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कोटे को, दोनों आपका सही है दोस्तों, इसलिए कोई गलत इसमें नहीं है। 217 देखिए, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, सूची को मिलाना है दोस्तों। सबसे लंबा कार्यकाल दोस्तों किसका रहा था? सबसे लंबा कार्यकाल दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू का रहा, सबसे लंबा कार्यकाल दोस्तों। फिर देखिए, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री दोस्तों मोरारजी देसाई थे। फिर आपका है लोकसभा का सम्मान ना करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? ये थे चौधरी चरण सिंह दोस्तों। कौन थे? लोकसभा के सम्मान ना करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह दोस्तों। पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे दोस्तों, ये थे पी.वी. नरसिम्हा राव दोस्तों। कौन थे? पी.वी. नरसिम्हा राव पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। और पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य कौन थे दोस्तों? तो एच.डी. देवगौड़ा थे दोस्तों। कौन थे? एच.डी. देवगौड़ा जो थे पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 218 देखते हैं। प्रधानमंत्रियों की सूची में किस का निधन प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नहीं हुआ दोस्तों? चलिए देखते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू का हो गया था, लाल बहादुर शास्त्री का हुआ, इंदिरा गांधी को, गुलजारीलाल का प्रधानमंत्री पद रहते हुए निधन नहीं हुआ दोस्तों। 219 देखिए, किसका मिलान गलत है दोस्तों? प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे दोस्तों, सही है। सबसे छोटा कार्यकाल दोस्तों गलत पूछा, ध्यान देना। 13 दिन का था अटल बिहारी वाजपेयी का दोस्तों। और सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे दोस्तों। और जो गलत है ये है दोस्तों। और विश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह नहीं था दोस्तों, ये थे अटल बिहारी वाजपेयी थे दोस्तों। 220 देखिए, मंत्रिमंडल सचिवालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही है उसको देखते हैं। यह भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है, सही है दोस्तों। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है दोस्तों। इसका प्रशासनिक प्रमुख जो है कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी सहित है दोस्तों। 221 देखिए, मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है दोस्तों।
मंत्रिमंडल सचिवालय के जो कार्य है उसको देखते हैं। ये सब कार्य नहीं है दोस्तों। मंत्रालय को वित्तीय संसाधनों का आवंटन दोस्तों है, और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करना दोस्तों। 3 और 4 इसका कार्य है। 222 देखिए, कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे दोस्तों? तो चंद्रशेखर सिंह नहीं थे दोस्तों। कौन नहीं थे? चंद्रशेखर सिंह दोस्तों। संघीय संसद, चलिए देखते हैं हम लोग। भारतीय संसद की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? भारतीय संसद की चर्चा जो 69 के दोस्तों, 79 दोस्तों। तो 24 देखिए, कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा में से संबंधित नहीं है? राज्यसभा से संबंधित नहीं है पूछा गया दोस्तों। चलिए देखते हैं, जो संबंधित है उसको देखते हैं। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, सही बात है। राज्यसभा की संरचना की बात अनुच्छेद 80 में करता है, ये भी सही है। और वर्तमान समय में राज्यसभा की संख्या 245 जिसमें 12 सदस्य मनोनीत द्वारा किए जाते हैं, लेकिन ये आपका गलत है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या न्यूनतम उम्र 25 नहीं होती है, 30 होती है दोस्तों। चलिए 225 देखते हैं। राज्यसभा के विषय में कौन सही है? तो यह भंग नहीं किया जा सकता, सही है दोस्तों। इसके सदस्य के कार्यकाल 5 वर्ष नहीं 6 वर्ष होते हैं दोस्तों। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी सही है दोस्तों। 1 और 3 आपका सही है दोस्तों। 226 देखिए, राज्यसभा उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है दोस्तों? राज्यसभा सदस्य करते हैं। राज्यसभा और उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा सदस्य दोस्तों। 27 देखिए राज्यसभा सीट दोस्तों, राज्य केरल में 9 है, गुजरात में 10 राज्यसभा सीट है, हरियाणा में 5 है दोस्तों, उड़ीसा में 11 नहीं है, गलत है दोस्तों। उड़ीसा में 11 आपका नहीं है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे दोस्तों? SV कृष्णस्वामी कृष्णमूर्ति है दोस्तों। SV कृष्णा मुर्मी राव दोस्तों नहीं थे, मतलब राज्यसभा के प्रथम उपसभापति दोस्तों तो SV कृष्णा मुर्मी राव थे दोस्तों। चलिए 229 देखते हैं, राज्यसभा उपसभापति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है पूछा दोस्तों? तो सही है, उसको देखते हैं। उपसभापति यदि राज्यसभा सदस्य नहीं उपसभापति अगर राज्यसभा सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। सभापति को संबंधित त्यागपत्र, सभापति को संबंधित त्यागपत्र अपना पद त्याग सकेगा यदि राज्यसभा के सदस्यों के पारित संकल्प द्वारा उस पद को हटाना 30 दिन पूर्व सूचना देना होगा दोस्तों। ये आपका गलत है दोस्तों, 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और जब उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन नहीं होता दोस्तों, ये भी आपका सही है। 230 देखिए, किसका मिलान गलत है दोस्तों? तो जो सही है उसको पढ़ना है। राज्यसभा के राज्यसूची से विषय कानून, राज्यसूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 249 है दोस्तों। राज्यसभा को राज्यसूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 49 है। राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार अनुच्छेद 312, ये भी सही है दोस्तों। धन विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा अनुच्छेद 109 के तहत दोस्तों। लेकिन राज्यसभा के उपसभापति का पद 93 के तहत रिक्त समझा जाएगा, ये गलत है दोस्तों। 93 के तहत होता होगा दोस्तों, कंफर्म पता नहीं है दोस्तों हमको भी। कौन सा प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? तो HD देवगौड़ा नहीं थे दोस्तों। कौन से प्रधानमंत्री अपने पद पर शपथ लेते समय राज्यसभा सदस्य नहीं थे? HD देवगौड़ा नहीं थे दोस्तों। 232 देखिए, संसद भवन पुराने के संदर्भ में कौन सा कथन है दोस्तों? तो यह एक वृत्ताकार भवन है जिसकी डिजाइन आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और सर हेबर्ट ब्रे ने 1912-13 में तैयार किया दोस्तों। आपका एक सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन से वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है दोस्तों? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों। 234 देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है दोस्तों? तो अंडमान निकोबार में नहीं है दोस्तों। 235 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे दोस्तों? तो चंद्रशेखर सिंह जो थे प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री नहीं थे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा के विषय में सही है? लोकसभा के विषय में सही जो है दोस्तों, चलिए देखते हैं। लोकसभा की संरचना की बात अनुच्छेद 81 में कही गई है, सही है दोस्तों। मूल संविधान बोला गया दोस्तों। लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई है दोस्तों, ये भी सही है। और लोकसभा सदन का प्रथम या निम्न सदन, लोकसभा सदस्य संसद का प्रथम या निम्न सदन, ये गलत है दोस्तों, द्वितीय सदन है ये। इसका सभापति राष्ट्रपति या नामित व्यक्ति करता है, ये भी गलत है। लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष, ये आपका सही है। आपका 1, 2, 3, 4 सही है दोस्तों। 237 देखिए, नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कम से कम कितने सीटें आरक्षित की गई दोस्तों? 84 और 87 दोस्तों। अनुसूचित
जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 दोस्तों। 238 देखिए, 44वां संविधान 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा सीटों की संख्या में कब तक यथावत रहने का प्रावधान किया गया? 226 तक दोस्तों। 239 देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों के राज्यों के मध्य आवंटन डैश के आधार जनगणना के आधार पर होगा दोस्तों। 1971 की जनगणना के आधार पर होगा दोस्तों। 240 देखिए, मिलान करना है। देखिए, सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है दोस्तों? सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र दोस्तों ये आपका बाहरी दिल्ली है दोस्तों। कौन है? बाहरी दिल्ली दोस्तों। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र दोस्तों ये आपका लक्षद्वीप है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र दोस्तों लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लद्दाख है दोस्तों। और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र जो है ये चांदनी चौक दिल्ली है दोस्तों। कौन है? चांदनी चौक दिल्ली दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 241 देखिए, संविधान के 104वां संशोधन अधिनियम में से किस एक से संबंधित नहीं है दोस्तों? चलिए जो संबंधित है उसको पहले देखते हैं। इस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 334 संशोधन किया गया। सही है दोस्तों। लोकसभा विधानसभा में अनुसूचित जातियों SC और ST के लिए आरक्षण 10 वर्षों के लिए अवधि के लिए बढ़ा दिया। ये भी सही है दोस्तों, लेकिन ये गलत है। इसके तहत मतदाताओं का आयु सीमा संशोधन करते हुए 18 वर्ष की गई। ये गलत है दोस्तों। ये 69वां संशोधन के द्वारा किया गया था दोस्तों। अब तक कितनी बार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर दिया गया दोस्तों? 8 बार दोस्तों। 243 के किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल दो बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था दोस्तों? 1976 में दोस्तों। फिर से देखिए, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो 1976 में दोस्तों। 244 देखिए, इस अनुच्छेद में यह कहा गया कि संसद का कार्य हिंदी अंग्रेजी में किया जाएगा। संसद का कार्य जो है हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो अनुच्छेद 348 में दोस्तों। किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 348 में। 245 देखिए, कौन सा औचित्य पूछा दोस्तों? लोकसभा राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं दोस्तों। लोकसभा के 2 बैठकों में 6 माह के अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ये भी सही है, ये भी सही है दोस्तों। और देखिए, आपातकालीन घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। ये भी सही है दोस्तों, लेकिन सी आपका गलत है। लोकसभा गणपूर्ति कोरम कुल सदस्यों का 12वां नहीं होता, 1/10 होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। राष्ट्रपति संसद की संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में बुला सकता है दोस्तों? चलिए देखते हैं। विधेयक एक सदन से पारित होने से दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया तो इस परिस्थिति में बुला सकता है। विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन पर दोनों सदनों के असहमत होना, इस पर भी बुला सकता है। और दोस्तों देखिए, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए गए 6 माह से अधिक बीत गया दोस्तों। इस पे दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। 247 देखिए, इसका मिलान सही है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 118 के 4 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 118 के 4 में दोस्तों लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम की बात अनुच्छेद 100 के 4 में की गई दोस्तों। ये भी सही है, ये भी सही है दोस्तों। और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का प्रावधान अनुच्छेद 93 के तहत किया गया दोस्तों। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रावधान। और संयुक्त अधिवेशन की चर्चा 105 के तहत नहीं दोस्तों, 108 के तहत करता है। चलिए गलत। 248 संयुक्त अधिवेशन की समस्त कार्रवाई प्रक्रिया किस सदन के अनुसार होती है? लोकसभा के द्वारा दोस्तों। 249 देखिए, लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। कितनी दोस्तों? 20 होती है। 250 देखिए, कौन सा कथन सही है? धर्म विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है दोस्तों। सही है। भारतीय संविधान के किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है दोस्तों। दोनों सही है दोस्तों आपका। चलिए 251 से हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को कितने दिन पूर्व सदस्यों को बहुमत से पारित संकल्प पद से हटाया जा सकता है दोस्तों? 14 दिन पूर्व दोस्तों सूचना देके। 252 से कल हम लोग आगे की ओर कुछ करेंगे दोस्तों। आपका यहीं पे आज स्टॉप करते हैं दोस्तों वीडियो को।
आप भाई बहनों से गुजारिश है 1 से 2 बार जरूर से जरूर देखिएगा उसको। धन्यवाद।